We'll begin with the national income today, so which is your second topic of the first unit, right? So national income क्या है, उसका definition, उसका what are the different concepts that is related with the national income, ठीक है? concept of national income को जानने के लिए क्या क्या चीज़ें क्या क्या concepts हमें समझनी होगी, वो सब के बारे में हम लोग will going to study. अब what is national income? It is the monetary value of all the final goods and services जो कि एक country within a country produce किया जाता है during a period of 1 year. That is again very important line, period of 1 year. एक annual time period में जो goods and final goods and services, again underline this also, right? जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं एक कंट्री के भीतर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और 1 ईयर, ठीक है, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दैट इज नोन एज नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय उसको हम बोलते हैं. तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का पूरा कलेक्शन आ जाता है, राइट? क्योंकि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं इनको हम लोग फिजिकल यूनिट्स में हम लोग नहीं माप के इसको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे कि क्लॉथ्स है, ठीक है, अनाज है, या कुछ कोई और प्रोडक्ट है जिसको कि हम अलग अलग टर्म्स में मापते हैं, राइट? सम कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, some can be measured in terms of kilograms, tons, etc. So उन सबको ऐड करना is very difficult. So हम लोग नेशनल इनकम को गुड्स एंड सर्विसेज के टर्म्स में नहीं हम लोग बता सकते, बल्कि हम उनको एक कॉमन मेजर के रूप में मापते हैं. दैट कॉमन मेजर इज नोन एज मनी, राइट? सो मॉनेटरी वैल्यू उन सब गुड्स एंड सर्विसेज की क्या होगी, उस रूप में हम लोग इसको मापते हैं, राइट? सो जो डेफिनेशन है, एडवर्ड शेपिरो ने जो डेफिनेशन दी है नेशनल इनकम की, क्या कहा है? नेशनल इनकम इज द सम ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट और द सम ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. उत्पादन के जो अलग अलग साधनों के द्वारा जो अर्निंग्स, उनको रिवॉर्ड मिल रहा है, किस टर्म में? इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इन द फॉर्म ऑफ रेंट एंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के रूप में. इन सब का जो टोटल है दैट इज नोन एज द नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू एडवर्ड शेपिरो. देन ब्रूमन ने ये डेफिनेशन दिया है दैट नेशनल प्रोडक्ट इज द सम टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय लेबर एंड वेल्थ ऑफ अ नेशन. लेबर और वेल्थ ऑफ अ नेशन मतलब कि उसके रिसोर्सेज, इट कैन बी कैपिटल रिसोर्सेज, इट कैन बी नेचुरल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज के द्वारा ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर जो उत्पादित किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, दैट टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का सम टोटल को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं, राइट? सो इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक के में जब हम नेक्स्ट जाएंगे तो हम लोग सबसे पहले राष्ट्रीय आय के विभिन्न एग्रीगेट्स को पढ़ें, नेशनल इनकम क्या है उसको पढ़ें, उसके बारे में हम लोग अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें जानना ज़रूरी है, उन कॉन्सेप्ट्स के हम लोग बारे में पढ़ेंगे पहले, राइट? सो अगेन द कॉन्सेप्ट्स दैट वी गेट टू नो बिफोर स्टडिंग नेशनल इनकम इज स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, है ना? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री क्या होता है, राइट? फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, वैल्यू एडेड, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, राइट? इसके साथ ही मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ग्रॉस प्रोडक्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्सेस नेशनल इनकम, ये सारा हम लोग अभी पढ़ेंगे वन बाय वन. सो सबसे पहले स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट. स्टॉक की जब हम बात करते हैं तो हम एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं. सपोज जैसे अभी इस टाइम पे मेरे पास 5:15 पे मेरे पास कितने पेन पड़े हैं, राइट, या कितनी नोटबुक्स पड़ी हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, राइट? फ्लो कॉन्सेप्ट जब हम बताएंगे तो फ्लो मतलब रेंज करता है फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड, मतलब कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय से दूसरे समय तक, मतलब कि आज से लेके पिछले कल, अगले कल तक, या फिर
आज के ट्यूसडे से लेके अगले ट्यूसडे तक, राइट, मतलब कि एक हफ्ता, दैट इज उस बीच में जितना भी हमारे पास स्टॉक इकट्ठा होगा, मतलब स्टॉक में जो चेंजेस आएंगी उसको हम लोग फ्लो कंसेप्ट में बताएंगे। तो राष्ट्रीय आय को जब भी हम पढ़ते हैं तो हम लोग इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं या ओवर अ ईयर बोलते हैं, मतलब कि एक साल, मतलब कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक जैसे एक पूरा साल होता है, वैसे एक फाइनेंशियल ईयर होता है, राइट। 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल टू 31 मार्च, राइट। सो उस टाइम पीरियड में जितना भी राष्ट्रीय आय का उत्पादन होगा तो वो मतलब कि ये क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट बन जाता है, बिकॉज ये एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड तक रेंज कर रहा है, राइट। सो स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, बट फ्लो कॉन्सेप्ट में एक टाइम डायमेंशन है। इट कैन बी एन आवर, इट कैन बी 1 वीक, पर मंथ, राइट। सो जो स्टैटिक, ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, स्टॉक का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम अभी क्या है वो बता रहे हैं, बट फ्लो में मतलब चेंजेस आ सकते हैं ना। आज मेरे पास इतनी इनकम है, अगले दिन तक मेरे पास इनकम बढ़ सकती है, राइट। सो इट कैन चेंज, राइट। सो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इनकम हो गया, ठीक है, मेरे को एक महीने से लेके 31 अगले मंथ के 31 तारीख तक में कितना मैंने इनकम कमाया, राइट। वाटर इन अ स्ट्रीम, एक नदी में बहता हुआ पानी, राइट। चेंज इन इन्वेंट्रीज, चेंज इन कैपिटल स्टॉक, तो ये सारा एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। जबकि स्टॉक में हमारा वेल्थ, अभी मेरे पास कितना वेल्थ है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, इन द फॉर्म ऑफ कैश, करेंसी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, या फिर वाटर इन अ टैंक, एक टैंक में कितना वाटर अभी है, राइट, या इन्वेंट्रीज कितनी है, राइट, या कैपिटल कितना है, ये सारे स्टॉक के ही एग्जाम्पल हैं, राइट। देन domestic territory, the next concept is domestic territory of a country. Now domestic territory की जब हम बात करते हैं तो एक लेमन के हिसाब से जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं तो हम एक पॉलिटिकल बाउंड्री की बात करेंगे। जैसे कि इंडिया का मैप है विद इट्स आइलैंड्स, है ना, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इनको कंसीडर करके हम बताएंगे कि ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी है। बट इकोनॉमिक्स में या नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जब हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी जब हम बोलते हैं तो इट बिकम्स अ वाइडर कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी ही नहीं आते हैं बल्कि और भी कई चीज़ें आती हैं। क्या क्या, जैसे कि हमारे शिप्स और एयरक्राफ्ट्स ओन्ड बाय एंड ऑपरेटेड बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट का भी हम लोग अभी पढ़ेंगे कि हु इज अ नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है, बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्री। अब एक शिप जो है, हमारा शिप अंदर कंट्री के अंदर तो नहीं रन कर सकता ना, राइट, इट हैज टू बी ओवरसीज, वो चलेगा। एयरक्राफ्ट है ओवरसीज चलेगा, राइट, विद इन द कंट्री भी चलेगा एयरक्राफ्ट तो, बट जो एक जगह से दूसरी कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो शिप्स हमारे नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा ओन और ऑपरेट की जा रही है, या एयरक्राफ्ट है, जैसे कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शिप्स हो गए, है ना, एयर इंडिया के हो गए, या और भी दूसरे, ठीक है, जो कि जिसकी ओनरशिप एक नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री हो, के जो द्वारा जो भी कमाया गया धन है वो हमारी राष्ट्रीय आय में शामिल होगा, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री में आ जाता है। फिर फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो, ठीक है, अगेन जो रेजिडेंट ऑफ अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री के द्वारा इंटरनेशनल वाटर, जैसे कि हमारे कुछ जो भी फिशरमैन है वो अरेबियन सी में या बे ऑफ बंगाल में कहीं, है ना, सो इंटरनेशनल वाटर्स में कार्य कर रहे हैं, सो उनके द्वारा भी जो भी उस साल के भीतर में अर्निंग की गई होगी वो भी हमारे ही जो है नेशनल इनकम में कंसीडर किए जाएंगे, तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री में ही आएंगे। फिर हमारे इंडियन एम्बेसीज जो दूसरी कंट्रीज में है, या हमारे कंसुलेट्स जो दूसरी कंट्रीज में इस्टेब्लिश्ड हैं, या हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो कि लोकेटेड है अब्रॉड में, कहीं विदेश में, ठीक है। हमारा इंडियन एम्बेसी कैन बी इन जापान, इन कैन बी इन अमेरिका, कैन बी इन फ्रांस, चाइना, नेपाल, है ना, कहीं भी हो सकते हैं। तो उसमें जो कार्य करने वाले उस एम्बेसी से जो अर्निंग होगी वो भी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री, नॉट नॉर्मल रेजिडेंट, यहाँ पे आ जाएंगे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री का ही हिस्सा होते हैं ये भी,
राइट। सो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग सेंस में बोलते हैं तो ये एक वास्ट टर्म है, इसमें सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्रीज ही शामिल नहीं होती हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू लर्न इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन मतलब जो फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स होती हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो यूज होते हैं, यूज होने के बाद जो उनकी वैल्यू डिटेरियोरेट होती है, वैल्यू डिवैल्यू हो जाती है, वैल्यू घट जाती है, ठीक है, वो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। वो क्या रीजंस हो सकते हैं? कैन बी नॉर्मल वियर एंड टियर हो जाता है, जैसे जैसे उत्पादन करते हैं, है ना, कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है, कई नट बोल्ट निकल जाते हैं मशीन में, राइट, तो या तेल खत्म हो जाता है, लाइक इस तरह के जो डेप्रिसिएशन होता है उसको नॉर्मल वेयर एंड टियर एक उसका रीजन। फिर फॉरसीन ऑब्सोलेसेंस मतलब कि टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, है ना, टेक्नोलॉजिकल डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं इसको, कि टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, ठीक है, आज के टाइम पे वो चीज़ चल नहीं रही है। जैसे कि सपोज एक मोबाइल है, अभी 2 साल पहले जो बढ़िया मतलब जिसकी वैल्यू थी वो अभी इतनी वैल्यूएबल नहीं है क्योंकि वो आउटडेटेड हो गया, उसमें वो चीज़ है 3G में चल रहा वो, जबकि अब 5G आने वाला है, तो वो मोबाइल आउटडेटेड हो गया, चाहे वो आपने 80,000 में भी खरीदा हो, राइट। सो दैट इज फोर्सिन ऑब्सोलेसेंस, तो ये भी डेप्रिसिएशन का रीजन है। देन नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस बोलते हैं ना, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो कैपिटल एसेट, जो फिक्स कैपिटल एसेट की वैल्यू जब घट जाती है, राइट। सो जो लॉस ऑफ वैल्यू उसकी वजह से आता है ऑफ दैट फिक्स कैपिटल में, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस। सो उसकी वजह से भी डेप्रिसिएशन होते हैं। सो ये डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स को समझने में। देन नेक्स्ट इज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। नाउ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री कौन हुआ? आया था ना पहले एक नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, डेफिनेशंस में भी आता है राष्ट्रीय आय का जब हम पढ़ते हैं। तो नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब सिटीजनशिप इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, एक रेजिडेंट इज अ डिफरेंट टर्म, राइट, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। नाउ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री कौन होगा? ये एक पर्सन भी हो सकता है और एक पूरा इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, राइट। सिर्फ एक पर्सन के लिए नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर नहीं होता, ये एक क्या बोलते हैं, इसके लिए भी यूज हो जाता है। Am I audible to everyone? Yes, ma'am. All right. Yes, ma'am. मुझे कोई नजर नहीं आ रहा ना, बीच में लग रहा है मेरा कनेक्शन ना टूट। देन जिसका जो एक नॉर्मल रेजिडेंट जिसका की सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में ही लाई करता हो, चाहे वो कहीं का भी सिटीजन हो, ठीक है। दूसरा लाइज इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी मैंने बताया डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री है ना, वो इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री में रहता हो, और इन विच ही लिव्स, जहाँ पे वो रह रहा है। इट कैन बी अ सिटीजन, ठीक है, इट कैन बी अ नॉर्मल रेजिडेंट, कैन बी अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री एज वेल, राइट। और रेजिडेंट होने के लिए कंडीशन क्या है कि वो 1 साल से ज़्यादा समय से एक जगह में रह रहा हो, चाहे वो अमेरिकन नेशनल है बट वो इंडिया में रह रहा है, उसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में है, तो उसके जितने भी उसके द्वारा जो भी इनकम होगी उस साल के भीतर, वो हमारी राष्ट्रीय आय का हिस्सा बन जाएगी जब उसको 1 साल से अधिक हो गया हो इसी कंट्री में रहते हुए, राइट। वो एक नॉर्मल रेजिडेंट हमारा कहलाता है। समझ आया? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। इट कैन not only refers to an individual but to an institution as well, ठीक है। और उसके लिए एक सिटीजन होना जरूरी नहीं है नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए, ठीक है। एक आदमी जो है एक कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है, बेशक वो सिटीजन किसी दूसरी कंट्री का हो, राइट। जैसे कि एक इंडियन जो अमेरिका में रिजाइड कर रहा है, ठीक है, फॉर मोर देन 1 ईयर वहाँ पे वो रह रहा है जॉब करते हुए, तो वो इंडियन सिटीजनशिप बेशक उसकी है बट वो नॉर्मल रेजिडेंट अमेरिका का ही कहलाएगा, राइट। आप जैसे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, ठीक है, वो जो इंस्टीट्यूशन चाहे जहाँ मर्जी लोकेटेड हो, वो इंस्टीट्यूशंस को हम जहाँ भी लोकेटेड हो वो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बोलते हैं हम उसको, ठीक है। हाँ, पर जो उसमें कार्य, उस इंस्टीट्यूशंस में जो कार्य करने वाले लोग हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन में जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनको 1 साल से अधिक हो गया तो वो वहीं के नॉर्मल रेजिडेंट
कहलाएंगे, राइट। और एम्बेसीज में जो लोकल सिटीजन हमारे ऑफ अ कंट्री जो है एम्बेसीज में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वहीं के नॉर्मल सिटीजन्स कहलाएंगे। जैसे कि हमारी इंडियन एम्बेसी में कोई इंडियन एम्बेसी है जर्मनी में, ठीक है, और हमारे ही लोग वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, बट उनको 1 साल से अधिक हो गया, तो वो जर्मनी के ही क्या कहलाएंगे, जर्मनी के ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे, राइट। सो दैट इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। आई थिंक आपको समझ आ गया हो, आई होपफुली। देन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हम लोग जब अभी डेफिनेशन पढ़ रहे थे बार बार बोल रहे थे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, बार बार बोल रहे थे। तो फाइनल गुड्स मतलब जो फाइनल कंजम्पशन हम डायरेक्टली हम करते हैं, है ना, और इंटरमीडिएट जो गुड्स हैं वो मतलब प्रोडक्शन के लिए, गुड्स एंड सर्विस, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसका जो रीसेल है वो किस लिए किया जाता है, ताकि गुड्स उस इंटरमीडिएट गुड में वैल्यू एडिशन किया जाए और वैल्यू एडिशन किया जाए, राइट। जबकि फाइनल गुड्स है दे आर मेंट फॉर फाइनल यूज, ठीक है, तो उसमें वैल्यू एडिशन तो नहीं होता है, राइट। सपोज जैसे कि ब्रेड है, ब्रेड एक फाइनल प्रोडक्ट है, बट ब्रेड के लिए जो मैदा है, ब्रेड बनाने के लिए जो मैदा है वो एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, राइट, इंटरमीडिएट गुड है वो। सो फिर ये दोनों में डिफरेंस है, एग्जाम्पल से मैंने बताया यहाँ पे। सो जो इंटरमीडिएट गुड है वो प्रोडक्शन की बाउंड्री में ही रहता है, राइट, जबकि फाइनल गुड प्रोडक्शन की बाउंड्री से बाहर, इट रिमेन आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, राइट। एंड वैल्यू नॉट इंक्लूड, जो इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है उसको हम राष्ट्रीय आय में कंसीडर नहीं करते हैं, हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही नेशनल इनकम में कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, मिल्क जो कि स्वीट शॉप में यूज हो रहा है वो क्या है, वो इंटरमीडिएट गुड है, बट मिल्क बॉट बाय द हाउस होल्ड फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन दैट बिकम्स अ फाइनल गुड, राइट। नाउ इसी के बाद ये वैल्यू एडेड यहाँ पे आ जाता है, देखिए। नाउ वैल्यू एडेड क्या है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट, दैट मीन्स फाइनल आउटपुट, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने अभी मैदा और ब्रेड का एग्जाम्पल दिया, ब्रेड वर्थ ऑफ 200 हमने सेल किया, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट, फाइनल आउटपुट, बट उसके लिए हमने 1 किलो मैदा 100 रुपए में खरीदा था, दैट इज एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो 200 वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 100 रुपीज का हमने जो किया, तो हमारे पास वैल्यू हो जाती है 100 रुपए की आफ्टर बेकिंग द ब्रेड, राइट। सो दैट इज द वैल्यू, दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू एडेड या वैल्यू एडिशन इसको हम बोलते हैं, राइट। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कम्स द फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। नाउ व्हाट इज फैक्टर इनकम, नाम से ही पता चल रहा है, जो उत्पादन के विभिन्न साधन हैं उनके लिए जो उन्होंने जो उत्पादन के कार्य में जो योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसके बदले में जो उनको रिवॉर्ड दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है, उसको, उन पेमेंट्स को हम बोलते हैं टू लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। बेसिकली हम लोग जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में मानते हैं, उन पेमेंट्स को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट्स हम इसको बोलते हैं। ये क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन दिया, अपना योगदान दिया। पर ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है, इंडिविजुअल या हाउस होल्ड कोई अपना सर्विस नहीं देता है, कोई कार्य नहीं करता है, फिर भी सरकार के द्वारा कुछ उनको पेमेंट्स दी जाती है, ठीक है, उस तरह के पेमेंट्स को बोलते हैं हम ट्रांसफर पेमेंट्स। जैसे कि बुढ़ापा पेंशन, ठीक है, स्कॉलरशिप्स हो गए कई तरह के, ठीक है। सो इट इज वन साइडेड पेमेंट, है ना, तो यहाँ पे कोई एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज नहीं हो रहा है। सो ये जो पेमेंट्स को वन साइडेड जो होते हैं उसको हम ट्रांसफर अर्निंग्स या ट्रांसफर पेमेंट्स बोलते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम एंड द ट्रांसफर पेमेंट्स, राइट। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। नाउ व्हाट इज अ मार्केट प्राइस? नाउ मार्केट प्राइस और अब राष्ट्रीय आय की का जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हम राष्ट्रीय आय को 2 तरह से के एग्रीगेट में पढ़ते हैं, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। अब फैक्टर कॉस्ट में हम लोग
फैक्टर्स को दिए गए पेमेंट को ही शामिल करते हैं। तो राष्ट्रीय आय में भी हम उन्हीं चीज़ों को शामिल करेंगे जो कि फैक्टर पेमेंट्स किए गए, जैसे कि लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को जो रिवॉर्ड दिए जाते हैं रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस के रूप में, उन जोड़ जो होगा वो हमें फैक्टर नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट प्रदान करेगा। ठीक है, जबकि मार्केट प्राइस की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का दोनों में, राइट। सो जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है इसमें से निकाल दिया जाता है जब हम फैक्टर कॉस्ट में नेशनल इनकम को कंसीडर करते हैं, राइट। क्यों निकाल दिया जाता है? क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो है वो फैक्टर्स को नहीं मिल रही है, वो गवर्नमेंट के लिए इनकम है, वो फैक्टर्स के लिए इनकम का सोर्स नहीं है, राइट। सो वो उनकी इनकम से निकल जा रहा है, इसलिए हम फैक्टर कॉस्ट में जब हम करते हैं तो इसको या इसमें से हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस को निकाल देते हैं, राइट। तो और जब हम मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो मार्केट प्राइस में तो इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल होते हैं, राइट। सो इसीलिए हम लोग इसमें शामिल कर देते हैं। तो ये जो नेट आगे जो अगला कॉन्सेप्ट ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का ही है। आपको नेट के बाद ये समझ नहीं आ रहा होगा बिकॉज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में दो कॉन्सेप्ट आ गए यहाँ पे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, राइट। अब देखिए क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ कि सपोज मेरी सैलरी है 2000 रुपये, उस पर मेरे को गवर्नमेंट ने 10% का इनकम टैक्स लगा दिया, तो दैट मीन्स 200 रुपये आई हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। सो मेरी इनकम बन जाती है 1800 रुपये डिस्पोजेबल इनकम, राइट। तो फैक्टर कॉस्ट पे मेरी इनकम होगी 1800 रुपये, राइट। तो बट उसके अलावा सरकार ने सपोज मेरे को सब्सिडी दे दी थी, मैं शायद खेती भी करती हूँ, ठीक है, और वो खेती के लिए मेरे को खाद में कोई सब्सिडी दे दी, जो 100 रुपये का खाद था वो मुझे 80 रुपये में दे दिया, राइट। सो दैट मीन्स उसकी वजह से क्या हो गया, उस सब्सिडी की वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो 100 रुपये का होना था वो 80 रुपये का हो गया, दैट मीन्स मार्केट प्राइस कम हो गई उससे। तो मार्केट प्राइस में जब हम कंसीडर करते हैं नेशनल इनकम को तो हम ये सब्सिडीज उसमें से निकाल देते हैं, बट वो 20 रुपये का लाभ मुझे तो मिला जो गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया, क्योंकि गवर्नमेंट पे कर रही है वो 20 रुपये, तो इसलिए वो मेरी फैक्टर इनकम का हिस्सा हो जाता है, तो वो उसमें जुड़ जाता है फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडीज, ठीक है। जबकि मार्केट प्राइस में वो निकल जाता है, राइट, क्योंकि उससे मार्केट प्राइस कम हो रही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस मार्केट प्राइस में जुड़ती हैं, इसलिए वो उसमें जुड़ जाता है, राइट। और क्योंकि फैक्टर इनकम में वो नहीं जुड़ता है, इसलिए उसमें से वो उसको निकाल दिया जाता है। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जब हम बोलते हैं तो इट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, जो कि फैक्टर कॉस्ट में कंसीडर करते समय हम लोग माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, और मार्केट प्राइस में करेंगे तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को उसमें शामिल कर देते हैं। गॉट इट? फिर आपका अगला कॉन्सेप्ट है वो है ग्रॉस वर्सेस नेट का प्रोडक्ट, नेट प्रोडक्ट, राइट। नाउ ग्रॉस मतलब टोटल एग्रीगेट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, राइट, और नेट प्रोडक्ट शुद्ध, राइट। तो शुद्ध उत्पाद इसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो ग्रॉस और नेट में डिफरेंस जो आता है दैट इज ड्यू टू डेप्रिसिएशन, दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अगर हम ग्रॉस प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को निकाल देते हैं, जो वेयर एंड टियर हुआ उसको निकाल देते हैं, तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट या फिर जो नेशनल इनकम का एग्रीगेट आता है वो आता है नेट प्रोडक्ट या नेट इनकम बोलते हैं इसको, ठीक है। जबकि अभी नेट में से हमें ग्रॉस में जाना है तो हम क्या करेंगे, ये डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को हम लोग यहाँ पे प्लस कर देते हैं, राइट। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, नाउ नॉर्मल रेजिडेंट यहाँ पे फिर से आ गया, फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड में जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री द्वारा कमाया गया पैसा है, माइनस इनकम पेड फॉर द फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द नॉन रेजिडेंट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। मतलब हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा है बट हमारे लिए वो नॉन रेजिडेंट है, वो कहीं और का रेजिडेंट है, उसके लिए जो फैक्टर सर्विसेज की पेमेंट्स है उसको हम निकाल देंगे किस में से, फैक्टर इनकम जो कि अब्रॉड में हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाया, तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाता है, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट हमारा यूज होता है जब हम डोमेस्टिक
प्रोडक्ट वर्सेस नेशनल प्रोडक्ट में यहाँ आ जाते हैं। तो जब हमें डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जाना है तो हम क्या करते हैं, ये नेट फैक्टर इनकम प्रोडक्ट फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देते हैं, और नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम में से डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल डोमेस्टिक इनकम में जाना है तो हम ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देते हैं, फिर वो डोमेस्टिक टेरिटरी के विद इन जितना कमाया वही आता है। बट अगर नेशनल बोलते हैं, वाइडर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो हम ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इसमें शामिल कर देते हैं, जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, राइट। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू कॉन्सेप्ट, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम